कक्षा 12 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों या उन सभी विद्यार्थियों का जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। यात्रियों के नज़रिए। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बता दूं कि यह विषय उनका 5वां है। 4 विषयों पर चर्चा हो चुकी है। यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। वे जो किसी नए स्थान पर जाते हैं या बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समझ पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार में भिन्न होती हैं। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख लेते हैं, जिनसे असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों को अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर है। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थी। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर, अध्याय 7 अभी आगे देखेंगे, के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुर रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य, अध्याय 8 और 9 में देखेंगे। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर भी भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जन वार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। आगे बढ़ें इसके पहले इनको देखिए आप, पान के पत्ते, इन्हें तो प्राय सभी विद्यार्थी जानते पहचानते हैं। और यहाँ पर देखें आप, इस अध्याय में हम देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल बिरूनी, जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान आया था। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से, तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी। इन देखिए आप यहाँ पर नारियल, कई यात्रियों ने नारियल तथा पान जैसी चीज़ों को असामान्य माना। अल बिरूनी के उद्देश्य। अल बिरूनी ने अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है। उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। और इधर देखें आप, पूरी तरह से भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशस्थ लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नज़रिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे? जैसा कि हम देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग था। अल बिरूनी तथा किताब उल हिंद, ख्वारिज्म से पंजाब तक।
अल बिरुनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बिरुनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बिरुनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल बिरुनी को भारत की प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल बिरुनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। इसलिए इसके आगे हम बढ़ें, इससे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल बिरुनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिसमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरुनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके हैं। किताब उल हिंद, अरबी में लिखी गई अल बिरुनी की कृत किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक विज्ञान, भारतोल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। सामान्यतः अल बिरुनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि यह लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल बिरुनी का गणित की ओर झुकाव था। अल बिरुनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंतकथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थीं, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। और आप देखिए, मापतंत्र विज्ञान मापने के विज्ञान से संबंध रखता है। हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, से निकला था। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा।
कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। हिंदू शब्द के संदर्भ में जो जानकारी दी गई है उसको विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। और यह चित्र देखिए आप, 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का यह चित्र, जिसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन एवं विद्यार्थियों के कपड़ों को ध्यान से देखिए, देख सकते हैं आप। घोंसले से निकलता पक्षी, एक रिहला से लिया गया एक उदाहरण। अपने जन्म स्थान तेंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी, यात्री या कारवां की जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं, लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थानों को देखने की इच्छा, जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने परिजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 में घर वापसी पहुंचा। अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद, यह देखें आप, इब्न बतूता का रिहला, एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का के तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में भी उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज़ से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से चीनी बंदरगाह नगर। इसके पहले हम आपको यह दिखाऊं, देखिए आप यह चित्र,
डाकू यात्रियों पर हमला कर रहे हैं। 16वीं शताब्दी का यह मुगल चित्र है। आप डाकुओं को और यात्रियों को कैसे अलग करेंगे? आप देखें, यह चित्र है। और इस चित्र को देखें आप। नाव में यात्री बंगाल के एक मंदिर की मृण मूर्ति कला, लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी। जैतून, जो आज क्वांचू के नाम से जाना जाता है, गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 ईस्वी में उसने वापस अपने घर आने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में बेनी से चलकर चीन और भारत की यात्रा की के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। एकाकी यात्री। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। यात्री गृहातुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। वह रिहला से लिया गया एक उदाहरण यह। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन्स से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुँचे और वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। देखिए यात्राएं किस प्रकार से एकाकी। और यह मानचित्र है अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किए गए स्थान। कई जगहों के नाम उस तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से इब्न बतूता उन्हें जानता होगा। आप देखें, इब्न बतूता, ये सब स्थान हैं। यात्रा करना अत्यधिक सुरक्षित भी था। यात्रा करना अत्यधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी हाथ से जान धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिसमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए।
शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों के लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता अपनी यात्रा में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गई रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाए और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले उनके महान साहित्यकारों के तथा उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताए। तदनुसार उन्होंने इन सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए तथा असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ से अभिरुचि जगी। यहाँ देखें आप, इब्न बतूता के पद चिन्हों पर 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल-बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ ने इस पूर्ववर्ती लेखों को पढ़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुर रज्जाक शकरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिन जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल हैं। इनमें से कुछ लेखक भारत से समूहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे ही हाजिम भारत से निराश हुए और यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। और इसके साथ आप यह चित्र देखें, 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें यात्रियों को आग के आसपास इकट्ठा हुआ दिखाया गया है। फ्रांसवा वर्नियर, चित्र को देख लें। 7वीं शताब्दी के एक चित्र में वर्नियर को यूरोपीय पोशाक में दर्शाया गया है। वर्नियर और यह अगला चित्र है, देख सकते हैं आप। फ्रांसवा वर्नियर एक विशिष्ट चिकित्सक, लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में से एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्ट तवेनियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इटालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656
से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिखों के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। पूर्व और पश्चिम की तुलना। वर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई, आप देख लें, को समर्पित किया और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे, उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। अभी इसके पहले आपने देखा था भारतीय पोशाक में तवेनियर का चित्र। ये मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊँट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइस, एक खासनामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी की पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के लिए प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगौचे, नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे और यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दूहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। इसी तरह इस दूहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपयोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का साग पौधा, सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती। वर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुई और अगले 5 वर्षों के भीतर अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों, जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, के पूरी तरह विपरीत था और भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचुर यात्रा वृत्तांत साहित्य उपलब्ध है। आप अपने घर में बोली जाने वाली भाषा के यात्री लेखकों के विषय में पता कीजिए। किसी एक ऐसे वृत्तांत को पढ़िए और यात्री द्वारा देखे गए क्षेत्रों, उनसे जो देखा और उसके द्वारा वृत्तांत लिखे जाने कारणों पर टिप्पणी लिखिए। विशाल पहुंच वाली एक भाषा। संस्कृत के विषय में अल्बर्नी यह लिखता है, यदि आप इस कठिनाई संस्कृत भाषा सीखने की से पार पाना चाहते हैं तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों तथा विभक्तियों दोनों में से इस भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक है। यह कथन यात्री अल्बर्नी का है और एक अपरिचित संसार की समझ अल्बर्नी तथा संस्कृतवादी परंपरा।
समझने में बाधाएं और उन पर विजय। जैसा कि हमने देखा कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल्बर्नी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल्बर्नी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि के अंश उद्धृत किए। अल्बर्नी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल्बर्नी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों की मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अल्बर्नी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल्बर्नी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। वर्ण व्यवस्था। अल्बर्नी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है: सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए थे और क्योंकि ब्रह्म प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग। इसी कारण वे हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जात क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुआ था। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्म की जंघाओं से हुआ था। शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था। अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी एक साथ एक ही शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घर और आवासों में मिलजुल कर। ये देख सकते हैं विद्यार्थी, तुलनात्मक अध्ययन करने पर किसी भी विषय वस्तु काफ़ी कुछ स्पष्ट होता है। जैसा कि हमने देखा है, जात व्यवस्था के विषय में अल्बर्नी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए, अत्यंत शाब्दिक रूप में व्यवस्था से परे नामक श्रेणियों से सामान्यतया यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना के शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। मानव सिर जैसे गिरदार फल। नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है: ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक है। ये हुबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं सिवाय एक अपवाद के।
एक से काष्ठफल प्राप्त होता है और दूसरे से खजूर। नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है, क्योंकि इसमें भी मानो 2 आँखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है और इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। वे इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इनसे जहाज को सिलते हैं। वे इससे बर्तनों के लिए रस्सी भी बनाते हैं। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा, शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसी राजाओं जो निर्दयी तथा दयावान हो सकते थे कि तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियाँ सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगम्य देशों के वृत्तांत से पूरी तरह प्रभावित हो सकें। नारियल तथा पान। इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण उन तरीकों में मिलते हैं जिससे वह नारियल और पान, 2 ऐसी वानस्पतिक उपज जिसने उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, का वर्णन करता है। पान। इब्न बतूता द्वारा दिया गया पान का वर्णन पढ़िए, देखिए, सुनिए। पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता है और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इस खाने से पहले सुपारी ली जाती है। यह जायफल जैसी ही छोटी है, पर इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। इब्न बतूता और भारतीय शहर। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवश्यक इच्छा, साधन तथा कौशल था। वे शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध से सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंसक के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। दिल्ली जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर देहली नाम से उद्धृत किया गया था, का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, 1 हाथ लगभग 20 इंच के बराबर है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र तथा घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हैं। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं जिन्हें दरवाज़ा कहा जाता है और इनमें से बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल है। मांडी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में एक फलों का बगीचा है। इस दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है
जिनमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उनमें निश्चित रूप से मेहराब हैं। कब्रगाह में कंदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसमों में खिले रहते हैं। यह चित्र देखें आप। तुगलकाबाद दिल्ली का एक मेहराब ये है, और बस्ती की किलेबंदी की दीवार का एक हिस्सा ये रहा। विद्यार्थियों की तस्वीर स्पष्ट दिख रही होगी। इस चित्र को देखें आप। इस तरह की इकत बुनाई की अभिरचनाओं को उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई तटीय उत्पादन केंद्रों में अपनाया गया तथा उनमें सुधार किए गए। यह चित्र देखें आप। बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था, और उनमें से कम कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित थे। हालांकि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। इतिहासकारों ने उसके वृत्तांत का प्रयोग यह तर्क देने में किया है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भलीभांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ा, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी महंगी थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। बाजार में संगीत, जहाँ इब्न बतूता द्वारा दौलताबाद के विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। यहाँ पर दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, जिसे तराबबाद कहते हैं। यह सबसे विशाल और सुंदर बाज़ारों में से एक है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं, और प्रत्येक दुकान में एक ऐसा दरवाज़ा है जो मालिक के आवास में खुलता है। दुकानों को कालीनों से सजाया गया है, और दुकान के मध्य में झूला जिस पर गायिका बैठती है, वह सभी प्रकार के भव्य वस्तुओं से सजी होती है, और उसकी सेविकाएं उसे झूला झुलाती। बाजार के मध्य में एक विशाल गुंबद खड़ा है, जिसमें कालीन बिछाए गए हैं और सजाया गया है। इसमें प्रत्येक गुरुवार सुबह की इबादत के बाद संगीतकारों के प्रमुख अपने सेवकों और दासों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। गायिकाएं एक के बाद एक झुंडों में उनके समक्ष आकर सूर्यास्त का गीत गाती और नाचती हैं। इसके पश्चात वे चले जाते हैं। इस बाजार में इबादत के लिए मस्जिदें बनी हुई। हिंदू शासकों में से एक जब भी बाजार से गुजरता था, गुंबद में उतर कर आता था, और गायिकाएं उसके समक्ष गान प्रस्तुत करती थी। यहाँ तक कि कई मुस्लिम शासक भी ऐसा ही करते थे। आपके विचार में इब्न बतूता ने अपने विवरण में इन गतिविधियों को रेखांकित क्यों किया? इस पर विद्यार्थी चर्चा कर सकते हैं। संचार की अनूठी प्रणाली। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। इसे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली उतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुँच जाती थी। और एक विचित्र देश। 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का एक रोचक मिश्रण है। एक और केरल में कालीकट, आधुनिक कोझिकोड बंदरगाह पर उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना।
यहाँ ऐसे लोग बसे थे जिनकी कल्पना मैंने कभी भी नहीं की थी। इन लोगों को उसने एक विचित्र देश बताया। कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दौरान वह मंगलोर आया और पश्चिम घाट को पार किया। यहाँ उसने एक मंदिर देखा जिसने उसे प्रशंसा से भर दिया। मंगलोर से 9 मील के भीतर ही मैंने एक ऐसा पूजा स्थल देखा जो पूरे विश्व में अतुलनीय है। वह वर्गाकार था, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज, ऊंचाई 5 गज थी और जो 4 द्वार मंडपों के साथ पूरी तरह से ढले हुए कांसे से ढका हुआ था। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति थी जो मानव आकृति जैसी तथा आदमकद थी। इसकी दोनों आंखों में काले रंग के मणिक इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि प्रतीत होता था कि मानो वह देख सकती हो। यह शिल्प और कारीगरी इस शिल्प और कारीगरी के क्या कहने। यह बातें अब्दुल रज्जाक ने अपनी यात्रा वृत्तांत में कहा है। और संचार की अनूठी प्रणाली विद्यार्थियों को बताया। घोड़े पर और पैदल डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूप कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़े द्वारा चालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। इसे दावा कहा जाता है और यह 1 मील पर 1/3 होता है। पर हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र और दूसरे में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमतानुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच पाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। चर्चा का विषय, इब्न बतूता लोगों के लिए ऐसी वस्तुओं और स्थितियों के वर्णन की समस्या को कैसे हल करता था जिनसे वे अनभिज्ञ थे और जिन्हें उन्होंने अनुभव नहीं किया था। बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व, जहाँ इब्न बतूता ने हर उस चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उत्सुक किया, वहीं बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेषण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया। वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, सामान्यतया यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। उसका भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था
और उसने भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जो इसे अमीरों के बीच बांटता था और इसके अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी परिणाम होते थे। इस प्रकार का अवबोधन बर्नियर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांतों में मिलता है। राजकीय भूस्वामित्व के कारण बर्नियर तर्क देता है, भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। आप देखें, व्यापक गरीबी। पेलसर्ट नामक एक डच यात्री ने आरंभिक 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उप महाद्वीप की यात्रा की थी। बर्नियर की तरह वह भी लोगों में व्यापक गरीबी देखकर अचंभित था। लोग इतनी अधिक और दुखद गरीबी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुर्भाग्य के आवास के रूप में चित्रित अथवा ठीक प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए वह कहता है, कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय, जैसा कि पश्चिमी यूरोप में, को रोका, जो भूमि के रखरखाव व बेहतरी के प्रति सजग रहे। इसी के चलते कृषि का समान रूप से विनाश, किसानों का असीम उत्पीड़न तथा समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई, सिवाय शासक वर्ग के। गरीब किसान। यहाँ बर्नियर द्वारा ग्रामीण अंचल में कृषकों के विषय में दिए गए विवरण से एक उदाहरण लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के साम्राज्य के विशाल ग्रामीण अंचल में से कई केवल रेतीली भूमियाँ या बंजर पर्वत की हैं। यहाँ की खेती अच्छी नहीं है और इन इलाकों की आबादी कम है। यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन रह जाता है। इनमें से कई श्रमिक गवर्नरों द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के फलस्वरूप मर जाते हैं। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें न केवल जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें अपने बच्चों से भी हाथ धोना पड़ता है, जिन्हें दास बनाकर ले जाया जाता है। इस प्रकार ऐसा होता है कि यह अत्यंत निरंकुशता से हताश हो किसान गांव छोड़कर चले जाते हैं। इस उदाहरण में बर्नियर राज्य और समाज से संबंधित यूरोप में प्रसिद्ध तत्कालीन विवादों में भाग ले रहा था और उसका प्रयास था कि मुगल कालीन भारत से संबंधित उसका विवरण यूरोप में उन लोगों के लिए एक चेतावनी का कार्य करेगा जो निजी स्वामित्व की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते थे। बर्नियर के अनुसार उपमहाद्वीप में किसानों को किन किन समस्याओं से जुड़ना पड़ा? क्या आपको लगता है कि उसका विवरण उसके पक्ष को सुदृढ़ करने में सहायक होता? और इसी के विस्तार के रूप में बर्नियर भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो एक बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग, जो अल्पसंख्यक होते हैं, के द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं हैं। यह चित्र देखें आप। 19वीं शताब्दी के ऐसे चित्रों ने अपरिवर्तनशील ग्रामीण समाज की धारणा को दृढ़ता प्रदान की। देखिए आप, यूरोप के लिए एक चेतावनी। बर्नियर चेतावनी देता है, यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते और बसे हुए, इतनी अच्छी तरह से निर्मित, इतने समृद्ध, इतने सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। हमारी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर राजसी ढंग से सेवा हो। वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों के भिखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे, जैसे कि वे जिनके विषय में मैंने वर्णन किया है। मुगल शासक, हम उन महान शहरों और नगरों
को खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है। व्यक्ति टीले और झाड़ियों अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत, जैसा कि पहले ही बताया गया है। और किस प्रकार से वर्नियर ने चर्चा की है, तो वर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे, और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी था। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी में अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल फजल भूमि राजत्व का पारस्मरिक बताता है, जो राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान के बदले की गई मांग प्रतीत होती है, न कि अपने स्वामित्व वाली भूमि पर लगान। ऐसा संभव है कि यूरोपीय यात्री ऐसी मांगों को लगान मानते थे, क्योंकि भूमि राजस्व की मांग अक्सर बहुत अधिक होती थी, लेकिन असल में यह न तो लगान था, न ही भूमि कर, बल्कि उपज पर लगने वाला कर था। अधिक जानकारी के लिए अध्याय 8 देखेंगे। वर्नियर के विवरणों ने 18वीं शताब्दी से पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया, जिसके अनुसार एशिया प्राच्य अथवा पूर्व में शासक अपनी प्रजा के ऊपर निर्बाध प्रभुत्व का उपभोग करते थे, जिसे दासता और भूमि की स्थितियों में रखा जाता था। इस तरह का आधार यह था कि सारी भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था तथा निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजा और उसके अमीर वर्ग को छोड़ प्रत्येक व्यक्ति मुश्किल से गुजर बसर कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार की एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत तथा अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अवशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा आंतरिक रूप से समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। इन ग्रामीण समुदायों पर राजकीय दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनकी स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी, परंतु जैसा कि हम देखेंगे अध्याय 8, ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से बहुत दूर था, बल्कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज में चारित्रिक रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विभेद था। एक और बड़े जमींदार थे तो भूमि पर उच्चाधिकारियों का उपभोग करते थे, और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक बलाहार, इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था और माल उत्पादन में संलग्न रहता था। साथ ही अपेक्षा के छोटे किसान भी थे जो मुश्किल से निर्वहन लायक उत्पादन कर पाते थे। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। हालांकि मुगल राज्य को निरंकुश रूप देने की तन्मयता स्पष्ट है, लेकिन उसके विवरण कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था, इसलिए उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। वह एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय जो लंबी दूरी के विनिमय से संलग्न था के अस्तित्व को भी रेखांकित करता है। एक भिन्न सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। वर्नियर के वृत्तांत से लिए गए इस उदाहरण को पढ़िए, जिसमें कृषि तथा शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण दिया गया। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इस देश के विस्तृत भूभाग का अधिकांश भाग अत्यधिक उपजाऊ है। उदाहरण के लिए बंगाल का विशाल राज्य जो मिस्र से न केवल चावल, मकई तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में, बल्कि उन अनगिनत वाणिज्यिक वस्तुओं के संदर्भ में जो विश्व में भी नहीं उगाई जाती, जैसे रेशम, कपास तथा नील, कहीं आगे हैं। भारत के कई ऐसे भाग भी हैं जहां जनसंख्या पर्याप्त है और भूमि पर खेती अच्छी होती है, और जहां एक शिल्पकार जो हालांकि मूल रूप से
आलसी होता है, आवश्यकता से या किसी अन्य कारणों से अपने आप को गलीचों, जरी, कसीदाकारी कढ़ाई, सोने और चांदी के वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के रेशम तथा सूती वस्त्रों जो देश में भी प्रयोग होते हैं और विदेश में निर्यात किए जाते हैं के निर्माण का कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी भागों में संचलन के पश्चात सोना और चांदी भारत में आकर कुछ हद तक खो जाता है। यहाँ पर आप देखें एक यह मोहक चित्र, सोने का चम्मच जिसमें पन्ने एवं मणिक जड़े हुए मुगल कालीन शिल्पकारों की खास दक्षता का यह अच्छा उदाहरण है। फिर से विद्यार्थी देख लें, ये चम्मच है सोने का जिसमें पन्ने और मणिक जड़े हुए हैं। राजकीय कारखाने, संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्पकारों की कार्यशाला कहते हैं। एक कक्ष में कसीदाकार एक मास्टर के निरीक्षण व्यस्तता से कार्यरत रहते। एक अन्य में आप सुनारों को देखते हैं, तीसरे में चित्रकार, चौथे में परलाछा रस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ई, खरीदी, दर्जी तथा जूते बनाने वाले, छठे में रेशम, जरी तथा महीन मलमल का काम करने वाले। शिल्पकार अपने कारखानों में हर रोज़ सुबह आते हैं जहां वे पूरी दिन कार्यरत रहते हैं और शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी निश्चित नियमित ढंग से उनका समय बीतता जाता है। कोई भी जीवन की उन स्थितियों में सुधार करने का इच्छुक नहीं है जिनमें वह पैदा हुआ था। वर्नियर इस विचार को किस प्रकार पेश करता है कि हालांकि हर तरफ बहुत सक्रियता है पर उन्नत बहुत कम। आप देखें 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आए थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। उसने यह भी सुझाया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती थी और ये राजकीय प्रश्न पर आश्रित रहते थे। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह ही बर्नियर एक अति सरलीकृत चित्रण प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंध से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय प्रशय पर आश्रित थे, कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। आपके विचार बर्नियर जैसे विद्वान ने भारत की यूरोप से तुलना क्यों की? चर्चा के विषय विद्यार्थियों के। अब आप देखें दासियां। इब्न बतूता हमें बताता है कि एक सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीर की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वे उन्हें दे देती है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था।
महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतया पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊँट तथा दास खरीदे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिए। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा तथा 200 दास दिए। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य माना। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाज के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा देती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः यह असंभव लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक पर सीमित कर रखा जाता था। और यहाँ पर देखें आप, सती बालिका, यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी की बलि होते हुए देखी। उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था की सहायता से उस अनिश्चित पीड़िता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। यह असंभव लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक पर सीमित कर रखा जाता था। आपने देखा होगा कि यात्री वृत्तांत 3 शताब्दियों में पुरुषों और महिलाओं के जीवन की एक रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। इन वृत्तांतों से हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर इनमें सामाजिक जीवन के कई आयाम अनछुए रह जाते हैं या फिर यह दृष्टिकोण विशेष से देखे जाते हैं जिन्हें इस वृत्तांत को पढ़ते हुए ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही महाद्वीप के पुरुषों और संभवतः महिलाओं
के अनुभव और प्रेक्षण अपेक्षाकृत अज्ञात हैं, जिन्होंने समुद्रों और पर्वतों को पार किया और उपमहाद्वीप से परे क्षेत्रों में साहसिक यात्राएं की। उन्होंने क्या देखा और सुना, सुदूर क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके संबंध किस प्रकार ढले, वे किन भाषाओं का प्रयोग करते थे। उम्मीद है कि इन पर और अन्य प्रश्नों पर आने वाले वर्षों में इतिहासकार योजनापूर्ण तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। और आप देखें, मथुरा से मूर्ति का एक नमूना जिसमें यात्री दर्शाए गए हैं। यहाँ यातायात के कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं, आप देखें। यह सुंदर मूर्ति मथुरा से मूर्ति का एक नमूना। काल रेखा, कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तांत छोड़े। 10वीं-11वीं शताब्दी 973 से 1048, मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरुनी उज्बेकिस्तान से। 13वीं शताब्दी 1254 से 1323, मार्को पालो इटली से। 14वीं शताब्दी 1304 से 77, इब्न बतूता मोरक्को से। 15वीं शताब्दी 1413 से 82, अब्द अल रज्जाक कमाल अल दिन इब्न इसहाक अल समरकंदी समरकंद से। 1466-72, भारत में बिताए वर्ष। अफानासी निकतिच निकतिन 15वीं शताब्दी रूस से। 16वीं शताब्दी 1518, भारत की यात्रा। दुरंते बारबोसा, मृत्यु 1521, पुर्तगाल से। 1562, मृत्यु का वर्ष। सैदी अली रईस, तुर्की से। 1536 से 1600, अंतानियो मानसेरेते, स्पेन से। 17वीं शताब्दी 1626 से 31, भारत में बिताए वर्ष। महमूद वली बल्खी, बल्ख से। 1600 से 1667 तक। पीटर मुंडी, इंग्लैंड से। 1605 से 89, जियो बेपिस्ट तवेनियर, फ्रांस से। 1620 से 88, फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस से। यह काल रेखा आपके सम्मुख रखी जा रही है। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। इब्न बतूता और बर्नियर ने जिस दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। वर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। लघु निबंध जो 250 से 300 शब्दों में। जाति व्यवस्था के संबंध में अल-बिरुनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि समकालीन शहरी केंद्रों में जीवन शैली की सही जानकारी प्राप्त करने में इब्न बतूता का वृत्तांत सहायक है? अपने उत्तर के कारण दीजिए। चर्चा कीजिए कि वर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। एक उदाहरण वर्नियर से लिया गया। ऐसे लोगों द्वारा तैयार सुंदर शिल्पकारीगिरी के बहुत उदाहरण हैं जिनके पास औजारों का अभाव है, जिनके विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी निपुण कारीगर से कार्य सीखा है। कभी कभी वे यूरोप में तैयार वस्तुओं की इतनी निपुणता से नकल करते हैं कि असली और नकली के बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। अन्य वस्तुओं में भारतीय लोग बेहतरीन बंदूकें और ऐसे सुंदर स्वर्णाभूषण बनाते हैं कि संदेह होता है कि कोई यूरोपीय स्वर्णकार कारीगरी के इस उत्कृष्ट नमूनों से बेहतर बना सकता है। मैं अक्सर इनके चित्रों की सुंदरता, मृदुलता तथा सूक्ष्मता से आकर्षित हुआ हूँ। उसके द्वारा अलिखित शिल्प कार्यों की सूचीबद्ध कीजिए तथा इसकी तुलना अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से कीजिए।
आगे देखें, मानचित्र कार्य। विश्व के सीमा रेखा मानचित्र पर उन देशों को चिन्हित कीजिए जिनकी यात्रा इब्न बतूता ने की थी। कौन कौन से समुद्रों को उसने पार किया होगा। अन्य जो कार्य करने हैं, अपने ऐसे किसी बड़े संबंधी, माता पिता, दादा दादी तथा नाना नानी, चाचा चाची का साक्षात्कार कीजिए जिन्होंने अपने नगर अथवा गांव के बाहर यात्राएं की हों। पता कीजिए वे कहाँ गए थे, उन्होंने यात्रा कैसे की, उन्हें कितना समय लगा, उन्होंने यात्रा क्यों की, क्या उन्होंने किसी कठिनाई का सामना किया। ऐसी समानता और भिन्नताओं की सूचीबद्ध कीजिए जो उन्होंने अपने रहने का स्थान और यात्रा किए गए स्थानों के बीच देखी, विशेष रूप से भाषा, पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, इमारतों, सड़कों तथा पुरुषों और महिलाओं की जीवन शैली के संदर्भ में अपने द्वारा हासिल जानकारियों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अभ्यास करने का यह काफ़ी बेहतर तरीका। इस अध्याय में उल्लिखित यात्रियों में से एक के जीवन तथा कृतियों के विषय में और अधिक जानकारी हासिल कीजिए। उनकी यात्राओं पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हुए कि उन्होंने समाज का कैसा विवरण किया है तथा इनकी तुलना अध्याय में दिए गए उदाहरणों से कीजिए। इस चित्र में आराम करते हुए यात्रियों को दिखाया गया है, देखें आप। और इस तरफ आप देखें, अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, देख रहे हैं। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, क्रम से देखें जो लिखा हुआ है। क्रम से आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्रमशः एक बार फिर से हम आपको उन कुछ बातों को, प्रश्न आपके सामने बता दिए गए और आप उन प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। ये देखें आप, काल रेखा और यह देखें, इसी के साथ हम यात्रियों के नज़रिए संदर्भित विषय बिंदु को यहीं पूर्ण करते हैं।